लाइफ प्रोसेस का हम आगे पार्ट करते हैं जिसका नाम है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक में देखा जाए तो फूड आप किस तरह से ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि एक स्टेशनरी फूड का सोर्स है जिसको हम ग्रास बोलते हैं। स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी सोर्स है तो उस केस में क्या होगा, काऊ जो है उसको कंज्यूम करती है, वो ग्रासेस होते हैं, है ना। तो ग्रासेस आ गए वो, और उसको लेने वाला कौन है, काऊ है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। इसको हम बोल देते हैं हर्बीवोरस। और जो मोबाइल है, जो चलता फिरता, मतलब किसी को खाना है उस चीज को, तो वो मोबाइल वाला कौन आ जाएगा, उसमें आ जाता है डियर। और उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, लायन। तो लायन जो है क्या है, कार्निवोरस। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको एक स्टेशनरी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है, तो आपको पता चलता है वो हर्बीवोरस आते हैं। और अगर पता चलता है मोबाइल कौन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें आ जाता है लायन। देखा, शिकार किया और खा लिया उसने, ठीक है ना। ये वाली चीज हो गई। एक और है जो सड़ी गली चीजों को एब्जॉर्ब करेगा और खाएगा। इन लोगों के अंदर जो है थोड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स टाइप का है डाइजेशन पैटर्न। और जो और एक कैटेगरी में हम अगर डिवाइड करें, हिटोट्रॉप्स को ही बोल सकते हैं उनको, तो उसमें हम एक और रखते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स भी एक इसी की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी डीकम्पोजर्स में कौन आता है एग्जाम्पल, तो फंजाई आ जाता है, फंजाई। और कौन से आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया हैं और मैक्सिमम ऑल फंजाई जो हैं डीकम्पोजर्स होते हैं। फंजाई में आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे मशरूम लिख दो। मशरूम आ गया, ईस्ट आ गया, ब्रेड मोल्ड आ गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको कहाँ मिल जाएंगे, डीकम्पोजर्स में। डीकम्पोजर का बड़ा जबरदस्त मोड है खाने का। अगर हम डीकम्पोजर के बारे में बात कर रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से एक चीज जानते हैं। डीकम्पोजर्स, मान लो ये फंजाई है, एक मशरूम आ गया, तो ये क्या करेगा, अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो है बाहर सड़ी गली चीजों पे डालेगा। एंजाइम अपना डाल देगा बाहर, डाइजेस्टिव एंजाइम इसने डाल दिया। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे डाला इसने, तो ये चीज बाहर ही क्या हो जाएगी, डीकम्पोज हो जाएगी, यानी डाइजेस्ट हो जाएगी। तो डाइजेस्ट हो जाएगी, फिर इसके बाद जो ऑब्टेन ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट नहीं बोल सकते, फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। इन वाली चीज में देखा जाए तो ये अपनी बॉडी के अंदर निगल लेंगे, इसको निगलने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर इनका प्रॉपर मैकेनिज्म होगा। तो इसको बोलते हैं, पूरा पूरा खा लेने वाले मोड को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दोनों आते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डीकम्पोजर्स के बारे में बात करें तो ये है अपने एंजाइम को निकाल के डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। और एक कैटेगरी है हिट्रोट्रॉपिक में, और एक कैटेगरी है हिट्रोट्रॉपिक में जिसमें आता है पैरासाइट। पैरासाइट जो है पूरा नहीं मारते उस एनिमल को, बस उसके ऊपर रहेंगे। पैरासाइट जिसके ऊपर रहते हैं वो उनके लिए क्या है, होस्ट का काम करेगा, और वो उसके ऊपर टिके रहेंगे। जैसे मान लो कसकटा, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जिसको अमरबेल बोला जाता है। तो अमरबेल जो है ये एक किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा, और उसके जो स्टेम है, उसका जो खुद का स्टेम है, उसके अंदर अपनी रूट को पेनिट्रेट करेगा और उसका न्यूट्रिशन खुद कंज्यूम करेगा। ये अमरबेल आ गया, समझ लो। तो ये उसकी न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता जाएगा, अपने होस्ट के साथ चिपका रहेगा ये पैरासाइट, और न्यूट्रिशन को लेता रहेगा। ये एग्जाम्पल है अपना प्लांट के केस का। ऐसे एनिमल में बहुत सारे हैं। एनिमल में अगर आप स्टमक में बात करें, हमारे पेट में कौन सा हो सकता है पैरासाइट, तो पैरासाइट का नाम आ जाता है उसका टेपवार्म। टेपवार्म जो है बहुत बड़ा
हो जाता है अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन लेते लेते स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ग्रो करता है, और एक टाइम में इतना लंबा हो जाता है कि ये शायद 1-1 किलोमीटर के हो जाते हैं टेपवार्म। टेपवार्म जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा फिर आपको, पैरासाइट है। लाइस, ठीक है ना, लाइस, जुएं वगैरह, फिर उसके बाद टिक्स वगैरह, तो कुत्ते वगैरह के ऊपर देखा है चिपकी होती हैं गोल कलर की, गोल गोल सी, उनको बोलते हैं टिक्स। तो ये भी देखो दिक्कत ही दिक्कत है, लाइस, टिक्स, ठीक है ना। तो ये टेपवार्म, लाइस, टिक, ठीक है, ये सब के सब जो है हमारे क्या है, पैरासाइट वाला मोड न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो अब अगला टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन, कैसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, सुपीरियर होता जाएगा ऑर्गेनिज्म, उतना ज्यादा उसके फूड इनटेक करना, फिर उसको डाइजेस्ट करना, उसके लिए प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनता जाएगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे सिंगल सेल्ड के बारे में बात करें, तो अगर सिंगल सेल के बारे में बात कर रहे हूं तो सिंगल सेल में एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं कौन से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक अमीबा। अगर हम अमीबा के बारे में बात करें तो ये अपनी पूरी बॉडी सरफेस से, अपने पूरी बॉडी सरफेस से क्या करेगा, इनटेक करेगा फूड को। ये अमीबा आ गया, और ये पूरी बॉडी से कहीं से, किसी भी सरफेस से, किसी भी सेल के हिस्से से फूड का पार्टिकल इधर है इधर से इनटेक कर लेगा, इधर है तो इधर से इनटेक कर लेगा, इधर है तो इधर से इनटेक कर लेगा, इधर है तो इधर से इनटेक कर लेगा। अपने सरफेस पे एक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, और फूड को कैप्चर करेगा। देखो कैसे कैप्चर करता है, जैसे मान लो ये फूड का पार्टिकल है, ये अमीबा आया, महसूस कर रहा है इसको, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ये कैसा दिखने लगेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इस चीज को कवर करने लगेंगे, फूड पार्टिकल को इस तरह से बना लेना है, ठीक है, ये देखो इस तरह से। तो ये फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया। फिर इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, पूरा अपनी बॉडी के साइटोप्लाज्मा के सेल के अंदर डाल देगा। यहाँ पे आ गया ये फूड पार्टिकल। अब इस फूड पार्टिकल को, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, अभी ग्लूकोज थोड़ी है इसके फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स है। इसको फिर डाइजेस्ट करेगा, तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा बाय यूजिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिर उसके बाद तोड़ने के बाद अपने बॉडी के अंदर, सरफेस के अंदर इसको ग्लूकोज चाहिए, तो उस ग्लूकोज के पूरे अमाउंट को सरफेस के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू फैला देगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। डिफ्यूजन होता है हाई से लो, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ग्लूकोज चला जाएगा। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड या जो पार्टिकल डाइजेस्ट हो चुका है उसको बाहर निकाल देगा। तो इसमें प्रोसेस देखो, पहले इंटेक कर रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम है सीडोपोडिया, सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो पहले ये क्या कर रहा है, इसको इंटेक करने वाला है, तो इंट्रासेलुलर है, इसके बाद होना है इंडोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं, अंदर लेगा इंडोसाइटोसिस। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाला प्रोसेस यहाँ तक आ गया इंडोसाइटोसिस। ये वाला हटा दो आप, इस वाले को फिर लिख दो डाइजेशन में, कि वो डाइजेशन कर रहा है उसका। फिर उसके बाद ये एक्सोसाइटोसिस, तो एक्सोसाइटोसिस करेगा। देखो इनका बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को कैप्चर करना, फिर उसको डाइजेस्ट करके धीरे धीरे अपनी चीज की ग्लूकोज वगैरह ले लेना, फिर उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है या जो भी वेस्ट मटेरियल है बाहर निकाल देना। ये इस प्रोसेस से ले रहा है अमीबा। अब हम अगर और बात करें, और हम अगर बात करते हैं कि एक और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है लेकिन वो अलग तरीके से, उसके जैसा नहीं कि कहीं से भी ले लेगा, ठीक है, पैरामीशियम। ये कैसे फूड इनटेक करने वाला है इसके बारे में समझते हैं। तो ये इस तरह से दिखने वाला है, चप्पल जैसा, चप्पल का जो बेस होता है उसके जैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना। अब इसमें एक बड़ा सा ये सेल बना दिया, यहाँ पे दो तरह, यहाँ पे एक छोटा सा और होता है, फिर इसके और भी सेल ऑर्गेनेली होंगी, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ये सीलिया बना दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हर जगह से फूड को नहीं इनटेक करता, ये नहीं कि तुम कहीं से भी दे दो। तो देखो इसमें एक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, इसका नाम है, इस फूड को इनटेक करने वाला एक पॉइंट होता है पर्टिकुलर। इस पॉइंट का नाम आपके एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, इसका नाम है गलेट। तो क्या होगा, जैसे फूड पार्टिकल यहाँ है ना, तो ये सीलिया इसको यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक लेके जाएंगी, फिर ये इनटेक करेगा, फिर ये उसका डाइजेशन करेगा, डाइजेशन करने के बाद फिर उसको रिमूव कर देगा। तो इसमें ये यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी इसके अंदर एक आपको कुछ पैटर्न में आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखी थोड़ी सी।
अब सोचो अगर एक सेल में ऐसा हो सकता है कि एक माउथ जैसा चीज बने, तो हम जैसे ऑर्गेनिज्म तो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमारे अंदर और ज्यादा ये चीजें बनती चली जाती हैं। तो आगे करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में बात, ठीक है ना। तो देखो ह्यूमन न्यूट्रिशन की एक डायग्राम, पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो भाई डायग्राम का ध्यान रखो। तो डायग्राम देखो बना दिया गया है, ये माउथ है, इसके अंदर बीच में टंग है, फिर उसके बाद बकल कैविटी बोलते हैं इस माउथ वाले एरिया को, बकल कैविटी। फिर उसके बाद ये फूड पाइप जिसका दूसरा नाम है इसोफेगस, और फिर उसके बाद ये पहुंच जाता है अपने स्टमक के पास, स्टमक में आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ से सी सेब एक स्ट्रक्चर है, ड्यूडनम बोलते हैं इस वाले को, आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है लेकिन ध्यान रख सकते हैं ड्यूडनम। तो इस ड्यूडनम के पास से है आपका पैनक्रिया, और यहीं से एक और जा रही है ऊपर की तरफ पाइपलाइन जिसका कनेक्शन है अपने लीवर के साथ। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाएगा और डाइजेस्ट होगा। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ जो भी चीज़ रह गया न्यूट्रिएंट। फिर उसके बाद रेक्टम में टेम्परेरी स्टोरेज होता है जब तक आप स्टूल को पास नहीं कर देते। फिर उसके बाद एनस से बाहर चला जाएगा। और एक स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स, जो कि हमारे अंदर अब विस्टिजियल है, जब हम पहले कच्चे चीज़ें खाते थे तो उसको डाइजेशन में मदद करता था। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट की, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। पहले हम बात कर लेते हैं माउथ के बारे में। तो आपको अगर माउथ के बारे में समझना है तो माउथ क्या कर रहा है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो माउथ जो है हमारा, जो भी हम गोल मटोल चीज़ें खाते हैं, रसगुल्ला गोल गोल खा लिया, ठीक ना, फिर उसके बाद कचौड़ी खा ली, चपटी चपटी, तो ऐसी अलग अलग तरह की डिज़ाइन की जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, रोटी चाहे गोल हो चाहे जैसे हो, लेकिन जब आप खाते हो च्यू करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर साइज बन जाता है, छोटे छोटे साइज में इसको तोड़ दिया गया, इसको मैस्टिकेशन बोला गया। यहाँ पे जो भी आप फूड को खा रहे हो तो अच्छे से तोड़ दिया गया उसको मैस्टिकेट करके, ठीक है ना। मैस्टिकेट करते टाइम अब आप यहाँ पे इस चीज़ को और एक चीज़ से मिक्स करते हो वाटर के साथ, इसके अंदर आप वाटर डालते हो, और वो वाटर कहाँ से आता है, सलाइवा से। तो सलाइवा के अंदर वाटर के साथ साथ एक और ज़बरदस्त चीज़ है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि यहीं से थोड़ा सा डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है स्टार्च का। स्टार्च को ये फिर ग्लूकोज वगैरह में तोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो स्टार्च का डाइजेशन करना इसने स्टार्ट कर दिया, किसने, सलाइवरी अमाइलेज ने। कहाँ से मिला हमारे बॉडी के अंदर, फूड के अंदर, माउथ में, ठीक है ना, माउथ में ऐड हो गया। अब ये वाली पाइपलाइन देखा जाए तो ये जो है बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है ना, सॉफ्ट टिश्यू से बनी होती है। इस वाले को बोलते हैं स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, इसके अंदर यूज किए जाते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जैसे फूड जाएगा तो फूड जो है अब यहाँ से आराम से इजीली पास होता चला जाएगा। जिस मूवमेंट के थ्रू पास होता है नीचे उसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये आगे मूव करता हुआ फूड चलेगा। अब ये मूवमेंट चाहे आप उल्टा लटक जाओ, चाहे आप अपनी टांग ऊपर कर दो सर नीचे, तब भी फूड नीचे की तरफ ही जाएगा, ये नहीं वापस लौटता हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही इसमें हमें मदद करता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है फूड नीचे जाएगा और इस ईसोफेगस से जाते जाते यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे पहुँच गया तो इस पेट को अच्छे से भर जाएगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, हमारा सबसे बड़ा स्टमक जो है अब यहाँ पे फैलने लगेगा। जैसे ये थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा फिर आपका ब्रेन मैसेज भेज देगा बस कर बे, अब मत खा, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं खा, नहीं तो फट जाएगा पेट। तो अब जैसे इसके कांटेक्ट में आया तो अंदर अब बात करते हैं। तो ईसोफेगस के अंदर आपको समझ में आ गया, एक तरह से ये फूड को लेके जाने का काम है, बस यहाँ पे पहुँचा देगा। उसके बाद मेन यहाँ पे काम होता है स्टार्ट, ठीक है ना। अब पेट के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। तो स्टमक के बारे में क्या है, महना पहला पॉइंट, स्टमक के अंदर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड किया जाता है। तो डाइजेस्टिव जूस जो है ऐड किया जाएगा। तो पहले नंबर पे इसमें सबसे खास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे म्यूकस। तो म्यूकस के बाद फिर ऐड होगा इसके अंदर पेप्सिन, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। अच्छा, HCl जिस सेल से रिलीज होता है उसका नाम है गैस्ट्रिक सेल्स, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक सेल से ये रिलीज होता, गैस्ट्रिक सेल से ये रिलीज हो जाएगा। अच्छा, इसका खास तरह का नाम होता है ऑक्सीनेटिंग सेल्स, आपकी क्लास की बात नहीं है। फिर उसके बाद पेप्सिन को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जब ये एसिडिक कंडीशन बना देता है ना, तो वो पेप्सिन को क्या करता है, सपोर्ट देता है कि भाई तुम प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करो। तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए कौन सा हार्मोन है हमारी बॉडी में, एंजाइम है, हार्मोन नहीं एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम हमारे पेट के अंदर है, पेप्सिन। म्यूकस जो है, देखो एसिडिक कंडीशन है तो पेट को छेद ना हो जाए एसिड से ना, यहाँ से छेद ना हो जाए कि खाना यहीं पे लीक हो जाए, तो इससे प्रोटेक्शन देता है ये,
म्यूकस उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा ताकि यहाँ से लीकेज ना हो जाए, ठीक है ना, इस जगह से। फिर उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ जाओ तो ये ड्यूडनम, ड्यूडनम से यहाँ पे लीवर, लीवर का भी एक पाइपलाइन है और एक यहाँ पे पैनक्रिया का। लीवर अपने बाइल जूसेस को इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करता है। क्या करता है, बाइल जूसेस को यहाँ ऐड करेगा। और यहाँ पे देखो गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर क्या करता है, बाइल जूसेस को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है। बाइल जूसेस जिसमें इसमें आपके इसी वाले सेल के अंदर, इस वाली थैली के अंदर, गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर होते हैं। क्योंकि जैसे ही खाना आया, जैसे ही फैट आया, उसी टाइम थोड़ी ये रिलीज करने लगेगा लीवर की, चलो रिलीज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये आपका प्रॉपर एक सिस्टम है, पहले से बना के रखा जाएगा यहाँ पे। और ये पैनक्रिया जो है यहाँ पे, ये भी बड़े सारे एंजाइम्स को ऐड करता है और खासकर ये इंसुलिन रिलीज करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। डाइजेस्टेड जो फूड होता है एब्जॉर्ब होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है और ब्लड वेसल से हर एक सेल को लेना होता है, तो उसके लिए जो है इंसुलिन जिम्मेदार है, जो कि यहाँ से पैनक्रिया से रिलीज होगा। तो अब हम बात करते हैं कि फूड जो है स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाला ये पॉइंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो क्या रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले यहाँ पे जो है रेगुलेशन या कंट्रोल किया जाता है थ्रू स्पिंक्टर मसल। जैसे एनएस की मसल होती है उसी तरह से स्पिंक्टर मसल होती है। तो स्पिंक्टर मसल जो है उसको कंट्रोल या रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो स्पिंक्टर मसल क्या करने वाली है, इसको रेगुलेट करेगी स्पिंक्टर मसल। तो स्पिंक्टर मसल जो है थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में फूड को आगे मूव कराएगा, जो है फूड जो ब्रेक डाउन हुआ है थोड़ा सा, उसको आगे मूव कराएगा स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट। क्यों एकदम से एक साथ पूरा नहीं रिलीज करना चाहिए, क्योंकि वो एसिडिक है ना बहुत ज्यादा, और हमारे इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगी, जल जाएगा। तो एसिडिक फूड को फिर न्यूट्रल बनाने के लिए इसमें सीक्रेशन ऐड होगा लीवर का और साथ में पैनक्रिया का, पैनक्रियाज वगैरह का इसमें सीक्रेशन ऐड हो जाएगा, पैनक्रियाज का और लीवर का। तो इन दोनों का सीक्रेशन ऐड हो जाएगा इसके अंदर। लीवर से जो है बेसिक करने के लिए, एसिडिक को अल्कैलिन करने के लिए या बेसिक करने के लिए ऐड होता है इसमें बाइल जूसेस। बाइल जूसेस इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। पैनक्रिया से भी कुछ सीक्रेशन होगा जो कि इसके अंदर ऐड किया जाएगा। इसके अंदर खासकर एंजाइम्स यूज किए जाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, यहाँ पे देखा जाए तो एक छोटी सी स्पेस में बहुत ज्यादा क्वाइल्ड है अच्छे से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्वाइल्ड है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपना स्पेस यहाँ पे कवर कर सके, ज्यादा से ज्यादा लंबी हो सके। तो सबसे लंबी जो है, लार्जेस्ट, अगर कोई हमारे बॉडी में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में है कोई लार्जेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्जेस्ट है। अब इसके बारे में बात करें तो ये क्यों ऐसा होता है। दरअसल मान लो कार्निवोरस है, कार्निवोरस जो है मीट खाते हैं, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है छोटी होती है। लिख लेना ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्निवोरस के अंदर इंटेस्टाइन क्या होगी, स्मॉल होगी। कार्निवोरस के अंदर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्मॉल है, ठीक है ना। और जो हर्बीवोरस है उनको देखो, ये तो मीट डाइजेस्ट करते हैं इसीलिए आसानी से हो जाता है। जो हर्बीवोरस है ना, उनको क्या करना है, स्टार्च डाइजेशन करना है, सेलुलोज का डाइजेशन करना है। तो सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए हर्बीवोरस के पास लार्ज इंटेस्टाइन जो स्मॉल वाली है ना, बहुत लंबी होती है, लॉन्ग होती है। तो लॉन्ग लिख देता हूं, और ये वाली चीज सेम है, स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, लॉन्ग होती है। तो कार्यक्रम है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा सब चीजों का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स कार्ब का या कार्बोहाइड्रेट का। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इसके पास अब जो है पैनक्रिया को, एंजाइम्स को जो है रिलीज करेगी। पैनक्रिया यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वो पैनक्रिया क्या रिलीज करने वाला है, पैनक्रिया रिलीज करेगा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन निकालेगा, और फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तो सिंपल तोड़ के ये करेगा कि इसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट। प्रोटीन जब
डाइजेस्ट होता है प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन के और भी सीक्रेशन के साथ मिलके डाइजेस्ट होता है, ट्रिप्सिन के साथ मिलके। स्मॉल इंटेस्टाइन का सीक्रेशन, ट्रिप्सिन मिलके डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में। और अमाइनो एसिड ही हमारे बाद में नए सेल को चाहिए, नए सेल को रिपेयरिंग के लिए, इन सब के लिए अमाइनो एसिड की फिर जरूरत पड़ेगी। और जो फैट का होता है वो डाइजेशन होगा फैटी एसिड में, और फैटी एसिड से फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, ये ग्लिसरॉल में डाइजेस्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर इसमें कन्वर्ट हुआ तो वो ग्लूकोज सीधा एब्जॉर्प्शन में चला जाएगा। ये वाली चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज समझो, बाइल जूसेस का काम क्या है। तो जो बाइल जूस है वो हमारा क्या करता होगा, तो एक बड़ा सा, जैसे मान लो इतना सा तेल का एक बूंद है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नमक जैसे पड़ेगा ना इसके ऊपर, तो ये बीच में से टूटने लगेगा, छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा, और नमक इसके बीच में ट्रैप हो जाएगा। ये देखो, ये बाइल जो सॉल्ट होता है ना, नाम ये सॉल्ट, बाइल जूसेस एक तरह से बाइल सॉल्ट है। तो इसके अंदर नमक मिल जाएगा, तो ये जो बड़ा सा ग्लोब्यूल था ये छोटे से ग्लोब्यूल में टूट जाएगा। लार्ज ग्लोब्यूल जो है किस में टूट जाएगा, स्मॉल वाले में टूट जाएगा। अब जो स्मॉल में टूटा है इसको इजीली, जो लाइपेज एंजाइम है ना पैनक्रिया का, ये भी पैनक्रिया से ही आया, लाइपेज एंजाइम जो है वो इसको फिर इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा इन चीजों में। बात करते हैं, अगर डाइजेस्ट हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन भी करना है, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो यहीं से होगा, एब्जॉर्प्शन भी यहीं से होगा। तो कैसे होगा, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरह से बहुत सारे, तो पूरे इंटेस्टाइन में बने होंगे। तो ये क्या करते हैं, इनको पहले नाम क्या है, विलाई, और इसके अंदर अच्छा खासा ब्लड की सप्लाई भी होती है, बहुत ज्यादा अच्छे से वेल डेवलप्ड ब्लड सप्लाई होगी। रेड कलर यूज कर लेता हूं। तो ब्लड की सप्लाई अच्छी खासी होती है इसकी तरफ, ये देखो। ऐसा क्यों, क्योंकि ताकि ये जब भी कोई एब्जॉर्ब करेंगे ना मटेरियल को, ग्लूकोज को, तो जैसे ही ये एब्जॉर्प्शन होगा इसके अंदर चला जाएगा, विलाई के थ्रू इस ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा, और इस ब्लड के अंदर जाते ही पूरे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो जहां पे सेल को या हमारे ऑर्गन को या टिश्यू को, कहीं भी, मतलब मेनली तो सेल के पास ही पहुंचना है सबको, तो पहुंचेगा डिमांड के हिसाब से, और वहां पे यूटिलाइज होगा फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ चलते हैं। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा सबसे ज्यादा, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहा हूं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा मैक्सिमम, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ सर्टेन जो आपके मिनरल्स होंगे वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बाकी जो है रेक्टम में जो पूरा का पूरा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पहुंच जाता है, और इस रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होता है। फिर उसके बाद एनस की जो स्पिंक्टर मसल्स हैं उनके थ्रू इसको होल्ड करके रखा जाता है। फिर जब एक्सक्रीट करना होता है तो उसको लूज कर दिया जाता है, रिलैक्स। तो स्पिंक्टर मसल जब लूज हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, तो वो रिलीज हो जाता है। अगला टॉपिक है अपना डेंटल केयरी, ठीक है। दांत का कैसे हम ध्यान रखें, बहुत जरूरी होता है। देखो, आपने क्या किया, जैसे मान लो फूड पार्टिकल्स खा लिए, तो ये टीथ है, इस तरह से दांत है आपके, तो खाना खा लिया आपने, अब ब्रश नहीं कर रहे हो, तो ये सरफेस पे खाना या यहाँ पे चिपक गया, ठीक ना, फूड पार्टिकल चिपक गया। अब क्या होगा, बैक्टीरिया आके इसको डाइजेस्ट करेंगे, बैक्टीरिया इसके ऊपर आके काम करेंगे और इसको डाइजेस्ट करेंगे। तो जैसे ही डाइजेस्ट करेंगे तो रिलीज करेंगे क्या, एसिड, और वो एसिड जो है हमारे हार्ड इनेमल को सॉफ्ट करने लगेगा। जो इनेमल की कोटिंग होती है ना, वो हार्ड इनेमल होता है, और उसकी क्या करेंगे, ये सॉफ्टनिंग करने लगेंगे। अगर सोचो ये कमजोर होने लगेगा, डीमिनरलाइजेशन होने लगेगा, ठीक है ना, डीमिनरलाइजेशन होने लगेगा, तो फिर दांत में क्या होगा, कैविटी बनती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अपना एंजाइम है अपना सलाइवा वाला, बट ये ऊपर नहीं जा पा रहा है ना कि ये फूड पार्टिकल को वहीं डाइजेस्ट कर दे, वहीं से ये शुगर वगैरह कंज्यूम करके बॉडी के अंदर ले जाए।
जो बचा हुआ शुगर है वो बैक्टीरिया यूज करने आ गए, इसीलिए, क्योंकि ये सलाइवा वहां पे पहुंच के इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये प्लग जो है बनता जाएगा, और फिर ये बनते बनते एकदम गहराइयों में ऐसे कैविटी कर देता है। ठीक है ना, तो ये बहुत दर्दनाक हो जाता है। फिर अगर ये दर्द नीचे पल्प तक पहुंच जाए तो और ज्यादा पेनफुल होता है। इसीलिए खाना खाने के बाद फटाफट क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत ब्रश करो। सोने से पहले, खासकर दिन का अगर टाइम है तो चलो कोई बात नहीं, पानी वानी पीते रहोगे तो वो जो चीज है, बैक्टीरिया वगैरह अगर आया तो वो सीधा सीधा बॉडी के अंदर चला जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोने जा रहे हो तो जरूर ब्रश करो खाने के बाद। सुबह उठ के करना इतना जरूरी नहीं होता जितना ये है अपना, जहां तक अभी हमने किया ह्यूमन न्यूट्रिशन।